हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है अभी। तो उसके लिए हम 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया तो आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने हमारे इस सेशन को एक बार देख लिया तो आपका पेपर में पास होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और जिसको भी त्रैमासिक परीक्षा में फर्स्ट आना है तो वो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। एक बार ज़रूर देखिएगा हमारी वीडियो को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो इससे पहले हम 1 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले के वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को जाकर नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उन वीडियो को देखिए, तो आपका आत्म परिचय कविता से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और फिर हम सारे पाठ के क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे हर वीडियो में। फिर उसके बाद हम एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे आपके पेपर से पहले, तो आप उसको लगा दीजिएगा, तो आपसे सारा कुछ बन जाएगा। चलो जान लेते, जल्दी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न है कि कविता एक और जग जीवन का भाल लिए घूमने की बात करती है, तो कवि क्या कहना चाहता है इसमें? आपका क्वेश्चन इसमें सिर्फ ऐसा पूछा जाएगा, देखना ऐसा पूछा जाएगा। कैसा बताते हैं, रुको 2 मिनट बिल्कुल। देखो ऐसा पूछाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कविता एक और जग जीवन का भाल लिए। अब उसमें पूछा जाएगा कि कवि ने जग जीवन का भार लिए घूमने की बात किसके लिए की है और क्या कहता है, ऐसा कुछ पूछा। जग जीवन का भार लिए फिरने से क्या आशा है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोगों को इनको याद कर लेना है बस। क्वेश्चन तो उसी में से बन जाएंगे, वो आंसर तो एक ही रहेगा। क्वेश्चन चाहे जो ना जाए, अगर जग जीवन वाला आ जाएगा तो आपको आंसर यही लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कवि है जो जीवन की जिम्मेदारियों यानी कि जग जीवन का भार अपने ऊपर, यानी कि कवि जीवन की जिम्मेदारियों, समाज, परिवार इत्यादि को समझाता है और उन्हें निभाता है, यद्यपि यह बोझिल हो सकता है। यानी कि कवि कहता है कि जो हमारा समाज परिवार पर जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझाता है, समाज पर और परिवार पर। और कुछ लोग उनका मानना होता है कि यह बोझिल होता है, लेकिन सब बोझिल नहीं होता है। लेकिन जो कुछ समझता है कि हमारे परिवार की क्या क्या जिम्मेदारी उनको अच्छे से निभाता है, तो वह संसार में सबसे महान व्यक्ति होता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए जाए इनको एक बार पढ़ लीजिएगा बस। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन तो आपको पेपर में रखा मिलेगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसका आशय क्या? तो इसका कवि संसार की वाहवाही, स्वार्थ और सांसारिक बोलचाल में अछूता रहना चाहता है। बस आपको 4 नंबर का लिखना है। तो सबसे पहले ऐसे लिख देना है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसका आशय है कि कवि संसार की वाहवाही, स्वार्थ और सांसारिक बोलचाल से अछूता रहना चाहता है, इसीलिए ऐसा कहना चाहता है, या इसका आशय है ऐसा। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, इसका यह आशय है, तो आपको ऐसा लिख देना है। लेकिन आप लोगों को इनको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और एक जो ऊपर हो गया वो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, वह क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जहाँ समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं वहीं अज्ञानी मूर्ख भी होते हैं। संसार में दोनों प्रकार के लोग होते हैं, यानी कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। यानी कि जो समझाना चाहता है कि कभी जहाँ पर समझदार बुद्धिमान लोग होते हैं वहीं, यानी कि कभी कहता है कि जितने भी समझदार बुद्धिमान ज्ञानी लोग हैं तो उसी प्रकार से अज्ञानी मूर्ख के व्यक्ति भी होते हैं, ये समझाना चाहते हैं। बस आपको इतना भर रखना है कि जहाँ नादान या दाना रहते हैं वहीं पर तो ये भी होते हैं नादान भी। नादान यानी मूर्ख, दाना यानी ज्ञानी, ऐसा याद कर लीजिए। बस आपको क्या पढ़ना है, लिख लेना है
कि बुद्धि जहाँ पर जिस संसार में बुद्धिमान लोग होते हैं वहीं पर उसी संसार में कुछ अज्ञानी मूर्ख भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर मुझसे थोड़ा बहुत गलत कह दिया जाए तो बोल जाए तो थोड़ा माफ़ करना, सॉरी। चौथा क्वेश्चन है, मैं और जग और कहाँ का नाता है, क्या महत्व। ये 4-5 क्वेश्चन, इनमें से ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। अगर आप लोगों ने इनको पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। उत्तर है शब्द और, यानी शब्द कवि और संसार की अलग पहचान दिखाता है। दोनों का अस्तित्व और संबंध भिन्न है। देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता है, और का क्या महत्व है, यानी इसमें और शब्द कवि और संसार की अलग अलग पहचान है। कवि और संसार की अलग अलग पहचान, दोनों का अस्तित्व संबंध भिन्न है, यानी दोनों और, इस और का और इस और का। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। ये क्वेश्चन तो आपको 2 कॉपी रखा का रखा मिलेगा, और आप लोगों ने इसको रट लिया ना तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप तो इसी नंबर में पास हो जाओ, इसी क्वेश्चन से पास हो जाओ, क्योंकि 4 अंक इसके मिल जाएंगे और भी विकल्प पढ़ लेना तो इससे पास हो जाओगे बस। लेकिन आपको करना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कोई घोल के बता दे, नहीं, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। शीतल वाणी में आग का क्या व्यापार है। तो इसमें कवि कहता है कि कवि की बोली शांत है, लेकिन भीतर विद्रोह, पीड़ा या तीव्र भावना छिपी हैं, यह विरोधाभास। यानी कि शीतल वाणी में आग से क्या अभिप्राय, यानी कि शीतल तो वाणी है लेकिन अंदर तो जो पीड़ा विद्रोह है ना, वो तीव्र भावना छिपी हुई है, वो दिखती नहीं है। इसलिए कहा गया शीतल वाणी में आग यानी अंदर लगी हुई जय, तो शीतल वाणी में आग का यही अभिप्राय हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां। इन क्वेश्चनों को जरूर याद करिएगा, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको पेपर में प्रश्न मिलेंगे। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कवि क्या कहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वह अपने हृदय की भावना, वेदना, सुख, संवेदना आदि को साथ साथ लेकर जीता है, और वही अपने जीवन की अभिव्यक्ति बनते हैं। यानी कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता, इस पंक्ति में कवि क्या कहता है, तो कवि यही कहता है कि वह अपने हृदय की जो भावना है, उसके हृदय में वेदना है, सुख है आदि को साथ लेकर चलता है और अपने जीवन को अभिव्यक्त बनाता है, यानी अच्छा बनाता है। इन भावनाओं को लेकर चलना चाहिए हर व्यक्ति को, तो उसका जीवन अच्छे से चलता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। क्यों कभी संसार को अधूरा लगता है, बताइए। कवि को संसार अधूरा क्यों लगता है, तो वे कहते हैं कि क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है, स्वार्थ और आत्म केंद्रिता है, जो कवि को अधूरी लगती है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि जो संसार है, जो अपनी ही स्वार्थपरता में, अपनी ही खुशियों में डूबा हुआ है, जिस हर व्यक्ति में स्वार्थ है, किसी में प्रेम की, कोई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है और एक दूसरे से हमेशा झगड़ता रहता है, स्वार्थ है, अपने स्वार्थपरता में ही वो झुलझिल रहता है। तो यही कवि को, इसीलिए संसार कवि को कैसा लगता है, अधूरा लगता है। चलो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, इसमें इसका क्या भाव है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि अपनी कल्पनाओं, स्वप्रेमों और सपनों की दुनिया में जीता है, वह वास्तविकता से अधिक उसमें मस्त है। यानी कि कवि अपनी कल्पनाओं, सपनों की दुनिया में जीता है, वास्तविकता से अलग है। इसके सपनों के लिए संसार लिए फिरने से यही मतलब है कि कवि अपनी कल्पना है, जो उसने अपना सोचा है दुनिया में करने के लिए, वो इसी में खोया रहता है, इसीलिए वो संसार में अपने सपने लिए घूमता फिरता है। 9वां क्वेश्चन है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कवि की स्थिति कैसी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसके दिल में प्रेम की आग सुलग रही है, वह उसी आग की तीव्रता में जी रहा है। यानी कि उसके दिल में जो प्रेम की आग सुलग रही है, उसी आग में जी रहा है। मैं जला हृदय अग्नि दहा करता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, कवि की स्थिति कैसी है, मतलब कवि है ना, जो उसके हृदय में है ना, दिल में प्रेम की आग है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम, संसार के बारे में प्रेम भावनाएं, अच्छी वेदनाएं, करुणाएं सदा छिपा, इसलिए आग की तीव्रता में जी रहा है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीवन की सुख और दुख दोनों में ही अवस्थाओं में कभी संतुलित और मग्न रहता है, दोनों से सीखता है। तो कवि बताना चाहता है संसार को, अगर आपके पास एक घड़ी में दुख आता है तो दूसरी घड़ी में सुख आएगा। बस इसी से आप लोगों को दोनों से सीखना है कि एक घड़ी दुख तो दूसरी घड़ी सुख तो आएगा ही आएगा। ये बात तो होना है कि एक घड़ी हमारे पास दुख है तो आपको बेचैन होना है, विचलित होना है, कहीं कुछ गलत कदम उठाना है, नहीं। एक दिन अगर दुख है तो अगली बार सुख तो अवश्य आएंगे। भगवान ने ऐसा ही बनाया है, क्योंकि भगवान श्री राम को भी तो अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। भगवान के ऊपर तो संकट आया तो मनुष्य तो क्या है, इसलिए मनुष्यों के ऊपर भी तो कभी ना कभी दुख रहते ही हैं, लेकिन एक दिन वो उसका संसार उजला जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है कि मैं जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, यह क्या दर्शाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संसार यानी भाव सागर कठिनाइयों से भरा है, लेकिन प्रेम एवं आत्मचेतन नाव बनाकर पार लगाती है। इसमें यही कह रहा है कि संसार जो कठिनाइयों से तो भरा ही पड़ा है, लेकिन प्रेम या आत्मचेतना नाव बनाकर पार लगाती है। लेकिन यही है कि संसार में कितनी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अपना जो प्रेम है ना, आत्मचेतना है, अपन चिंतन करते तो वही तो आपको पार लगाता है। यही तो उसमें क्वेश्चन कहना चाहता है। बार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो स्टार मार्क लगा कर रख लीजिए। मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ भावार्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा संसार की लहरों परिस्थितियों और मैं प्रेम प्रभाव से मस्त होकर प्रभावित होता रहता हूँ। संसार की लहरों परिस्थितियों में प्रेम प्रभाव से मस्त होकर मैं भाव मौज यानी जितने भी मौज है, मैं चाहे जो सुख दुख आ जाए मेरे लेकर, चाहे मैं परिस्थितियाँ हो जाए, प्रेम प्रभाव से मस्त होकर प्रभावित होता रहता हूँ, यानी जीता रहता हूँ। इस क्वेश्चन में स्टार मार्क लगा कर रट लीजिएगा। मैं यौवन का उद्मान लिए फिरता हूँ, यह क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी अपने यौवन उन्माद में उत्साह पागलपन के लिए घूमता है। तो आपको पहले इतना क्वेश्चन लिख देना है, फिर इसका आंसर लिख देना, तो बड़ा हो जाएगा थोड़ी सा अपने तो जल्दी याद। हमने छोटे छोटे बनाए लेकिन 4 नंबर के हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। 4 नंबर पक्के अच्छे से इतना ही लिख दोगे तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा लिखने से नहीं होता, उसमें शब्द देखने पड़ते हैं कि कैसे लिखे हैं, बस। 14वां क्वेश्चन है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मैं क्या भाव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यौवन के जोश के साथ साथ भीतर अकेलापन दुख भी छिपा है, यह द्वंद्व को दर्शाता है। यानी कि अपना यौवन जोश है ना, उसमें अंदर दुख है, अकेलापन है या छिपा है, यही तो कहता है कि अवसाद। 15वां क्वेश्चन है कि मैं हाय किसकी याद के लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति का क्या भाव है? भीतर की याद प्रेम वियोग उससे व्याकुलता बनाता है, हाय में व्यथा झलकती है। अगला क्वेश्चन 16 है, जहाँ नादान वही प्रदाना है, कभी किसके लिए नादान कहता है? यानी यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। संसार में अज्ञानी असंत और स्वार्थी लोगों को नादान कहता है, जो ज्ञान नहीं सीख पाते। एक क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया गया है, इसको रट लीजिए। एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको समझकर रट लीजिए, याद कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन है, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे अर्थ क्या? यह कहकर कभी दुनिया की मूर्खता पर प्रश्न उठाता है और जो ज्ञान होने के बावजूद नहीं सीखती। फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, यानी क्या कहता है कि पूरी दुनिया में मूर्खता पर प्रश्न उठता है, जो ज्ञान होने के बावजूद नहीं सीखता। यानी कि मूर्खता भी प्रश्न उठाता है, लेकिन ज्ञान भी दे, लेकिन वो ज्ञान नहीं ले पाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखती हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, या क्या संकल्प है? इसका उत्तर रहेगा वह अनुभव से सीखकर उसे भूलकर आगे बढ़ने की क्षमता में विश्वास रखता है, अलग राह चुनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो 19वां क्वेश्चन है कि इस कविता में कुल प्रतिवेदन क्या हो सकता है, यानी सार क्या है इसका? इस सार तो लिखना ही पड़ता है।
तो कविता में कवि अपने व्यक्तित्व, प्रेम, दुख, आत्मस्मिता की यात्रा और संसार से अलग आत्मनिहित जीवन शैली की अभिव्यक्ति करता है। आप लोग 1-2 क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, बस हर क्वेश्चन में आंसर एक ही है। क्वेश्चन 4 जैसा भी है, उसका भावार्थ तो एक ही है। तो आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चाहे जैसा प्रश्न आ जाए आपको आंसर यही रख देना। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि देख लेना, नंबर ना मिले तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। स्नेह सुरह का पान यह अलंकार किस प्रकार का? यह क्वेश्चन भी बार बार आता है। इसका आंसर हो जाएगा यह रूपक अलंकार है, क्योंकि काव्यात्मक भाव को स्नेह सुरह नाम देकर रूपात्मक चित्रण किया गया है। यानी कि स्नेह सुरह का पान यह अलंकार में क्या है, किस प्रकार का? एक विकल्प में भी पूछा जाएगा कि स्नेह सुरह के पान में कौन सा अलंकार है, तो आपको याद कर लेना है रूपक अलंकार। अब इसमें थोड़ा लंबा पूछ देगा तो इसमें लिख देना है आपको, क्योंकि कवितात्मक भाव को स्नेह सुरह नाम देकर रूपात्मक चित्रण किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।